हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। पॉलिटी का रिवीजन हम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी सीरीज में है ये। हमने इससे पहले यहाँ तक खत्म कर लिया था, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पूरा पढ़ लिया था। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट से हमें स्टार्ट करना था। पहली चीज तो आप पुराने लेक्चर्स अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो यूज। क्विज नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। पीवाई क्यू कर रहे हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज इसका बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही रिफाइंड वर्जन है हमारी ग्रंथ सीरीज। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप बूस्टर करेंगे तो चीजें इतनी केक वॉक हो जाएंगी और वो जो फुल मार्क्स का टारगेट है हमारा एनवायरमेंट और पॉलिटी में, वो फुलफिल हो जाएगा। क्लियर? आपको बातें सुननी है बैठ के। जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने जो ये मटेरियल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कंटेंट कहते हैं, ये मटेरियल आपके पास भी होगा, आई एम श्योर। आपको ये चीजें दिमाग में कैसे बिठानी है और एग्जाम में जाके रेसिप्रोकेट कैसे करनी है। देखिए, सही आंसर जो होता है वो आपके सामने लिखा होता है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, और वो होता है एक्टिव रिकॉल से, आम बोलचाल की भाषा में जब हम चीजों को तैयार करते हैं तो। क्लियर? सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर ध्यान देंगे सारा, लेफ्ट साइड। देखिए, सबसे पहले तो सेशंस क्या है, साल में कम से कम 2 सेशंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों सेशंस में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। होते कितने हैं? 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन होता है फेब से मई तक, फिर आपका मॉनसून सेशन होता है, आजकल बहुत फोटोज आई थी, आपने देखा होगा कंगना रनौत वगैरह की, और फिर होता है आपका विंटर सेशन, दैट इज फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। अब कुछ टर्म्स हैं जो सेशंस को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। पहला होता है समन करना। समन करने का सिंपल मतलब ये है, प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट एमपीस को बुलाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट एमपीस को बुलाएंगे। ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 85, ऐसे ही याद होना चाहिए आपको। समन मतलब बुलाना। ठीक है, जैसे टीचर, अब मैं बुला रही हूँ आपको, आ जाओ पढ़ लो, कुछ कर लो, समझ रहे हो? हमारे टेलीग्राम पे क्लास जाते ही एक नोटिस जाता है, अगर आप टेलीग्राम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो समन किया जाता है बाय SSIP। क्या ये लेक्चर देख लीजिए। समन बुलाना, समन बुलाना 4 बार बोल दिया मैंने, तो 2 बार आप रिवाइज करो। अब 6 बार कोई चीज पढ़ के जा रहे हो तो क्या एग्जाम में गलत करके आओगे? वो नहीं आओगे। एडजर्नमेंट मतलब होता है बैठक को थोड़ी देर, किसी दिन तक के लिए रोक देना। अभी मैं एक स्टोरी टाइप बता दूंगी, देखना रट जाएगा यहीं पे आपको। प्रेसिडेंट करते हैं क्या? नहीं। स्पीकर करते हैं लोकसभा में, चेयरमैन करते हैं राज्यसभा में, सब कुछ ऊपर पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन आवर चल रहा था, अचानक हंगामा हो गया, तो बस स्पीकर को गुस्सा आ गया, स्पीकर ने कहा ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, ए फॉर एडजर्नमेंट, ए फॉर आज के लिए बंद, बुलाना, आज के लिए बंद। क्लियर होगी बात? एडजर्नमेंट सिने डाय मतलब होता है बिना अगली तारीख बताए रोक देना। ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है पावर, बाद में प्रेसिडेंट प्रोरोग भी कर सकते हैं इसको, अभी वो भी पढ़ोगे आप। चेयरमैन ने बोला हाउस एडजर्न सिने डाय। सिने डाय का मतलब होता है नो डेट नेक्स्ट टाइम, नो डेट नेक्स्ट टाइम, कीप रिवाइजिंग द प्रीवियस वंस। प्रोरोगेशन, सेशन पूरा खत्म कर देना, लेकिन पार्लियामेंट खुद डिसॉल्व नहीं होती। प्रेसिडेंट स्पीकर के रिकमेंडेशन पे करते हैं। बजट सेशन खत्म हो गया तो मतलब प्रेसिडेंट प्रोरोग कर देंगे। प्रो से मतलब है प्रॉपर एंड ऑफ सेशन, प्रो प्रॉपर एंड ऑफ सेशन। इससे ज्यादा बेटर तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी लेती हूँ। डिसोल्यूशन का मतलब साफ पता चल रहा है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, आप जानते हैं, राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है। तो जैसे डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा का पूरा अंत। 2019 इलेक्शन से पहले लोकसभा भंग की गई थी। डिसोल्यूशन, डिसॉल्व, डिसॉल्व, और ये अप्लाई है ओनली लोकसभा पे। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। SAAPD, SAAPD, सांप, सांप ने डसा, सांप डस। ठीक है, प्रेसिडेंट ने समन किया, MP पहुंच गए, बीच में स्पीकर ने एडजर्न कर दिया लंच तक, बाद में मीटिंग बिना तारीख के एडजर्नमेंट से निडाई कर दिया, प्रेसिडेंट ने सेशन को खत्म कर दिया, फिर इलेक्शन आया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। क्लियर होगी बात? हो गई होगी डेफिनेटली। ठीक है, अब क्या होता है, डिसॉल्व हो गई तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ बिल्स पड़े होंगे, उन बिल्स पे क्या असर पड़ता है? इजी है बहुत।
दोनों लॉजिक से करना है, इसमें कोई ट्रिक ट्रुक ना मांगना। दोनों हाउस ने पास कर दिया था, प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया था, तो ये लैप्स नहीं होगा। काफी आगे तक पहुंच चुका है ना बिल। दोनों हाउस ने पास कर दिया था, एसेंट पेंडिंग थी। अब जब ये नहीं हो रहा तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो, ये वाला तो इससे भी एक स्टेप आगे पहुंच चुका है। राज्यसभा में पेंडिंग था, लोकसभा में पास नहीं हुआ था। आपको कहीं ना कहीं मन में पता है लोकसभा ऊंची है राज्यसभा से पावर्स में, तो लैप्स नहीं होगा। लोकसभा में पेंडिंग था और यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, तो लैप्स हो जाएगा। लैप्स वाले दो ही हैं, याद रखना। राज्यसभा में पेंडिंग था, लोकसभा ने पास कर दिया था, तो देखो यहाँ पे दोनों बातें में पावर सेम है, लैप्स हो जाएगा। वो बिल फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो बस ये दोनों याद कर लो, बाकी जो है वो तो गलत है ही। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पार्लियामेंट्री फंक्शन से रिलेटेड, जो हम यहाँ पे बहुत आराम से मजे से बैठ के आप सुनेंगे और इनको रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ, यहीं पे याद हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, मैं रिकैप भी तो करा रही हूँ ना हर चीज का। अभी हमने ये पढ़ा तो मैंने आपको स्टोरी फॉर्मेट में रिकैप करा दिया, बस आपको इस तरीके से रिकैप करते रहना है। खुद का नोट बना लो, एक आध पेज लेके बैठा करो, कथा नहीं है ये, सिर्फ सुननी नहीं है। कोरम, कोरम होता है मिनिमम एमपी प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हाउस की कार्यवाही वैलिड हो। कितना होता है ये? 1/10 होता है दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अच्छा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा हाउस। अभी आप ऊपर ऊपर पढ़ के आए हो, एडजर्न हो जाएगा। 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो कम से कम कितने हो जाएंगे? 55 होंगे, है ना। क्यू फॉर कोरम, क्यू फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मिनिमम गिनती, नफरी चाहिए भाई कम से कम। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर हर दिन द डेज बिजनेस शुरुआत होती है 11 बजे। अब आप तो सुबह उठ के 4 बजे से पढ़ने लग जाते होंगे, पर ये लोग थोड़े आलसी हैं। ठीक है, तो एमपी गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं? कुछ होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, मिनिस्टर को ओरल आंसर देना होता है इनके लिए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इसमें अलाउड होते हैं। एग्जाम्पल, भैया पेट्रोल प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं इतने? अनस्टार्ड क्वेश्चन, रिटन आंसर मिलता है इनका। ठीक है, 15 दिन का नोटिस भी दिया जाता है इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए। कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं इसमें नहीं पूछे जा सकते, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे वाले सवाल होते हैं वो। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है? अर्जेंट मैटर है भाई, 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा और फटाफट से करो सॉर्ट आउट मैटर को। एमपीज पूछते हैं बस भाई, आजकल जो फ्लड्स का मैटर चल रहा है उसमें ये वाले पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ये स्पीकर डिसाइड करते हैं कि मैटर अर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो सुस करके याद कर लो, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। ठीक है, SUS। जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर क्वेश्चन आवर के बाद, 11 बजे के बाद 12 बजे, 11 से 12, 12 बजे किसी भी अर्जेंट इशू को बिना नोटिस को उठा लिया जाएगा। एग्जाम्पल, किसी स्टेट में अचानक हिंसा हो गई है तो एमपीज जीरो आवर रेज कर सकते हैं। जीरो आवर का मतलब है नो नोटिस टाइम। ये टैगलाइंस हैं और ये मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर में, ये हमारा ही आविष्कार है किया हुआ। ठीक है जी। अब कुछ होते हैं मोशंस। मोशंस मतलब प्रपोजल, हम मोशन रेज कर रहे हैं, हम प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोजल रखा जाता है हाउस के सामने डिस्कस करने के लिए। अब इसमें आपके अलग अलग होते हैं मोशन। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे सब्सटैंटिव मोशन होता है, जैसे अर्जेंट मैटर है कोई, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। सब्स्टिट्यूट होता है जो ओरिजिनल मोशन की जगह आया होता है। सब्सिडरी होता है ओरिजिनल मोशन की ही जहां पे बात कर रही होती है सेम फॉर्म में। ठीक है, क्लोजर मोशन क्या होता है? डिबेट को बंद करना, डिबेट को एकदम से बंद कर देना, उसको कहते हैं क्लोजर मोशन। कट शॉर्ट कर दिया डिबेट को कि अच्छा भाई बहुत हो गया, अब बस बंद करो। कैंगरू क्लोजर होता है, इसमें कैंगरू आप समझते हो, उसके कैंगरू में जहाँ पे बेबी रखता है, कैंगरू जिसमें वो पाउच होता है, तो उसमें पाउच में इंपॉर्टेंट चीज रखी है ना, बेबी रखा हुआ है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस लिए जाते हैं इसमें। गिलोटीन क्या होता है? गिलोटीन पहले जमाने में होता था, वो प्रॉपर ऐसे गला काट देती थी मशीन, मतलब अनडिस्कस्ड प्रोसेस को हटा दिया, चलो निकालो ऐसे। ठीक है, फिर एक होता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन, मान लो अगर कोई एमपी और मिनिस्टर है, उसने हाउस की डिग्निटी या प्रिविलेज को तोड़ दिया, कोई मिनिस्टर ने गलत जानकारी दे दी, तो ये बुलाया जाता है मिनिस्टर के अगेंस्ट। कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम से पता चल रहा है एमपीज किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू को की तरफ ध्यान खींचते हैं। कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी तरफ ध्यान खींचा जाएगा। एडजर्नमेंट मोशन अभी बताया, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है तो नॉर्मल काम रोका जाएगा, पहले एडजर्नमेंट मोशन लाके।
टेररिस्ट अटैक हो गया पार्लियामेंट पे, तो ये वाला मोशन आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है ये, सिर्फ लोकसभा में यूज होता है, राज्यसभा में नहीं होता यूज। नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव आप जानते ही हैं, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट की पॉलिसी या एक्शन पे असहमति, तो बहुत बड़ी बात हो गई। बजट पॉलिसी रॉन्ग लगी तो सेंश्योर मोशन, सॉरी, गवर्नमेंट गिर जाएगा। अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो इसमें 5 मेंबर्स को लाना ही लाना पड़ेगा, रीजन देने की जरूरत नहीं है, और ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लाया जाता है। और आप जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर रिजाइन कर देता है। सेंश्योर मोशन क्या होता है? किसी को धमकाना, डांटना, पॉलिसी या मतलब आपको रीजन नहीं देना है, ठीक है। और इसमें भी यही होगा, इसमें पर ये हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस में तो आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। मोशन ऑफ थैंक्स इंपॉर्टेंट है, जब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग में स्पीच देते हैं तो पार्लियामेंट मोशन पास करके थैंक्स देता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और ये भी पास होना जरूरी है, अब ये नहीं पास हुआ तो मतलब कुछ शुरू ही नहीं हुई चीज, समझ रहे हो। तो कितने मोशन पढ़े आपने? CAPNCMT, ऐसे याद कर लो, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर एमपी कह सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स रूल्स के अनुसार नहीं हो रही भैया, स्पीकर ने किसी को बिना रूल अलाउ कर दिया बोलने के लिए, एमपी कहेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कैसे अलाउ कर दिया? ऑर्डर बिगड़ा, जैसे ही ऑर्डर बिगड़ा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जाहिर सी बात है लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो यूज करेंगे ही। क्यों लगी सामने वाली की बात सही, बिना मतलब भी कमियां निकाली जाएंगी। स्पेशल मेंशन क्या होता है? एमपीज किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू को नोटिस देके उठा लिया, ठीक है। राज्यसभा में भी हो सकता है, ये राज्यसभा में होता है, और जैसे नोटिस डिवाइस होता है ना लोकसभा में, वैसा ही ये होता है। अब होते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है, वो तो था प्रपोजल, रेजोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मल ओपिनियन। फॉर्मल ओपिनियन क्या है आपकी, यानी कि डिसीजन ऑफ द हाउस क्या है, ये होते हैं ये, ठीक है। तो अब इसमें कैसे रहता है? प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन डिस्कस होता है ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज को, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये। जैसे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है, वो कोई नॉन मिनिस्टर एमपी दे सकता है, भाई हर एमपी तो मिनिस्टर नहीं है ना, तो जो नॉन मिनिस्टर एमपी है वो लाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मिनिस्टर्स मूव करते हैं मंडे से थर्सडे, इसमें सारे जितने भी रेजोल्यूशन आएंगे वो सब्सटैंटिव मोशन के आएंगे, ठीक है, मतलब उन पे वोट करना पड़ेगा। और एक और होता है स्टैट्यूटरी बोलते हैं उसको, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत जरूरी रेजोल्यूशन होता है। ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे ये चीजें, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। स्पीकर लोकसभा का कह सकता है किसी मेंबर को रुक जाओ भैया दूसरे को बोलने दो, तो उसका मतलब होता है यील्डिंग द फ्लोर, जाहिर सी बात है ना, प्लीज यील्ड द फ्लोर फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, आपका बहुत हो गया, आप बंद करो अपना। क्रॉसिंग द फ्लोर क्या होता है? एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को सपोर्ट करके वोटिंग कर दे समय, मतलब अगर बीजेपी का एमपी जाके कांग्रेस के साथ वोट देते, तो ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन भी है, आप जानते हैं, है ना, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री एटिकेट भी है ये। फ्लोर क्रॉस मतलब पार्टी क्रॉस करना बेसिकली, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम देख चुके थे, कॉलिंग अटेंशन मोशन हम देख चुके थे, इतनी चीजें हो गई। अब आप एक चीज पढ़ो, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, ये सारी चीजें किस लिए हैं आपको क्या लगा? इन सारी चीजों से कुछ पास तो हो नहीं रहा, लेकिन एक कंट्रोल बन रहा है, एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन हो रहा है पार्लियामेंट में थ्रू ऑल दीज टर्म्स एंड मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, क्या मतलब हुआ इसका? पार्लियामेंट का काम क्या है बताया था मैंने आपको, लॉ बनाना प्लस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना प्लस डिस्कशन। लॉ बनाने का तरीके को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब क्या? बिल पास कराना, कानून का प्रस्ताव, इसको पास कराना। इसके लिए क्या होता है? 3 रीडिंग होती है बेसिकली। पहली रीडिंग इंट्रोडक्शन, पहली रीडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन। एमपी या मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस कराएगा, सिर्फ टाइटल और ऑब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, डिस्कशन इस पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने राइट टू एजुकेशन बिल इंट्रोड्यूस करा, 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को इसको प्रेजेंट करने से पहले कि सर हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। 1 मतलब आई फॉर इंट्रोडक्शन। सेकेंड रीडिंग में आती है डिटेल्ड, डिटेल्स आएंगी अब, क्योंकि डिटेल्स ऊपर नहीं आई थी, ये असली काम है। क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा, सिलेक्ट कमेटी जॉइंट कमेटी को भेजा जा सकता है, वोटिंग होगी, एमपीज डिबेट करेंगे, सब कुछ होगा। तो सेकंड डिस्कशन प्लस डिटेल्स,
थर्ड रीडिंग में पासिंग होगी, पासिंग स्टेज है ये। सिर्फ पूरा बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने पे फाइनल वोट दिया जाएगा, ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। और थर्ड मतलब थर्ड इज फाइनल। ठीक है, बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा एसेंट के लिए। दो तरीके के बिल है, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। क्या होते हैं ये? देखिए, सिंपल सी बात है, जो पब्लिक है, पब्लिक वर्ड से क्या पता चल रहा है आपको? मिनिस्टर फॉर पब्लिक, ऐसे करके याद कर लो, मिनिस्टर फॉर पब्लिक। एंड प्राइवेट इज एमपी फॉर प्राइवेट पर्पसेस, एमपी फॉर पीपी। ठीक है, मिनिस्टर फॉर पी, एमपी फॉर पीपी। क्लियर होगी बात यहाँ पे? मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, ठीक है, उसको कोई भी नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, असर क्या होता है इसका पब्लिक बिल का? जनरल पब्लिक पे असर होता है, वहां पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे होता है। पास होने के ज्यादा चांसेस किसके होंगे? ऑब्वियसली पब्लिक बिल के होंगे। ठीक है ना? अब जैसे एग्जाम्पल है, राइट टू एजुकेशन ले लो आप, और उसका एग्जाम्पल है किसी कंपनी के लिए नेशनलाइजेशन का बिल पास किया गया। ठीक है, तो इसमें 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, इसमें 1 महीने का दिया जाता है। क्लियर होगी बात? और अभी तो सिर्फ मतलब 14 प्राइवेट बिल्स ही पास हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे क्या प्राइवेट बिल्स पास हुए हैं? ऑफ कोर्स हुए हैं, बट ज्यादा नहीं हुए हैं, 14 ही आज तक पास हुए हैं, तो इनके चांसेस बहुत कम है पास होने के। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको इतनी बात? अब हमारा आता है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल। इन तीनों बिल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? पहले आप सुन लीजिए, ये बिल्कुल जो चीजें लिखी हुई हैं वो ही बताई जाएंगी, बट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल से शुरुआत करते हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल कोई भी यूनियन या कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होना जरूरी होता है। जैसे आरटीई एक्ट, एजुकेशन वाला एक्ट ले लो आप, ये ऑर्डिनरी बिल था। मनी बिल होता है 110 में, आपको आर्टिकल भी याद रखना है। सिर्फ फाइनेंस मैटर्स, ओनली फाइनेंस मैटर्स, टैक्स, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा रेकमेंड तो कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। RS RR। ठीक है, स्पीकर सर्टिफाई करता है कि मनी बिल होगा या नहीं। मनी बिल, मनी मैटर्स ओनली, दैट इज इट, नथिंग एल्स। ठीक है, फाइनेंशियल बिल जो है वो दो तरीके की कैटेगरी में होता है। एक तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी होती है 1, दैट इज आर्टिकल 117 क्लॉज 1, और एक होती है 117 क्लॉज 3। इसमें कुछ मनी बिल वाले मैटर्स भी आएंगे प्लस अदर्स। ठीक है, मनी बिल की तरह सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन दोनों हाउसेस का अप्रूवल ऑब्वियसली जरूरी है। सेकेंड वाला जो कैटेगरी है, इसमें एक्सपेंडिचर और रिसीट से रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे, लेकिन आर्टिकल 110 में स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में जो नहीं आते होंगे। इसे मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा। ऑर्डिनरी बिल की तरह दोनों हाउस पास करेंगे, जैसे टैक्सेशन हो गया या फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाला बिल। ठीक है, तो समझ आ गई आपको? बिल्स के टाइप समझ आ गए, पब्लिक प्राइवेट समझ आ गया, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। ये आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि बातें सारी यही हैं। ऑर्डिनरी बिल में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये आप एक बार रीड कर लेंगे, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो ही यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। दिस इज आर्टिकल 108, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठेंगे किसी बिल को पास कराने, उसको कहेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। क्यों बुलाया जाता है? भाई बुलाया तो तभी जाएगा ना, इसका मतलब वो दोनों मान नहीं रहते तभी उनको साथ बिठाया गया है। तो कोई ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हो गया है, राज्यसभा ने बिल रिजेक्ट कर दिया है, राज्यसभा ने अमेंडमेंट करके वापस भेज दिया है, लोकसभा मान नहीं रहा है, या राज्यसभा ने 6 महीने के लिए बिल को विदहोल्ड कर दिया है। ऐसे केस में प्रेसिडेंट साहब आएंगे कि अच्छा चलो अब दोनों बच्चों का सुलटारा करा लेते हैं। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, प्रेसिडेंट समन बुलाना बताया था ना, बुलाएंगे। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड करेंगे इसमें। अगर स्पीकर और मतलब राज्यसभा में स्पीकर करेंगे, सॉरी राज्यसभा में चेयरमैन कर सकते हैं क्या? नहीं, डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, और लोकसभा मेंबर्स ज्यादा होंगे, इसलिए नॉर्मली गवर्नमेंट की ही जीत इसमें होती है। मनी बिल में जॉइंट सीटिंग होगी क्या? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं तो लोकसभा डिसाइड करती है इसका। तो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये इसी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, स्पीकर अगर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर आएंगे, अगर वो भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे राज्यसभा के। वैसे ऐसा केस नहीं होता है। ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा के प्रिजाइड नहीं करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। सब बातें मैंने आपको बता दी। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इसके। 1961 का डाउरी वाला बिल था, ये पहला जॉइंट सिटिंग का था। फिर एक और आया था 1978 का। फिर 2002 का था, टेररिज्म वाला एक बिल था, उसमें जॉइंट सिटिंग बिठाई गई थी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो जॉइंट सिटिंग मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा एक साथ बैठेंगे। जब दोनों कहीं अग्री नहीं कर रहे हैं, प्रिजाइड करेंगे स्पीकर लोकसभा के। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए है, मनी बिल्स के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए नहीं है। ऐसे बैठ के रिवाइज किया करो, खुद को बताया करो, समझाया करो। तो क्यों नहीं होगा भाई तुमको याद? बिल्कुल होगा। बजट, अब बजट तो अलग से भी पढ़ना पड़ता है, और यूनियन बजट अलग पढ़ना पड़ता है, यूपी का अलग पढ़ना पड़ता है। मतलब देखो, आप पीसीएस वाले बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि पार्लियामेंट में बजट सरकार सरकार का साल भर का आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा है। गवर्नमेंट बताएगी कितना पैसा आएगा, जो आएगा दैट इज रेवेन्यू, और कितना पैसा कहाँ खर्च होगा दैट इज एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 112 है इससे रिलेटेड। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक वर्ड मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बी फॉर बजट, बी फॉर भारत का घाटा और बचता, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। अच्छा, बजट को प्रेजेंट करने में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे पहला होता है प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है जनरल डिस्कशन, तीसरा होता है स्क्रूटनी, चौथा होता है वोट फॉर डिमांड, लोकसभा वोट करती है। फिफ्थ में एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने का अधिकार क्या है। सिक्स्थ में फाइनेंशियल बिल, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट होते हैं। इस तरीके से बजट जो है वो लागू होता है। तो ये सब चीजें आपको खैर नहीं कुछ भी देखना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी विड्रॉल ऑफ मनी कंसोलिडेटेड फंड से नहीं हो सकता अप्रूव बाय लॉ, अनलेस अप्रूव्ड बाय लॉ। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड पे नहीं वोट करती है पार्लियामेंट, पर डिस्कस कर सकती है। अभी हम पढ़ेंगे। वोटिंग ऑन डिमांड्स और ग्रांट्स मैंने आपको बताया लोकसभा का राइट है। पार्लियामेंट इसमें कट मोशंस ला सकती है। देखो ये क्या होते हैं कट मोशंस? जब सरकार अपना एनुअल बजट संसद में पेश करती है ना, तो जो एमपीज होते हैं, संसद को अधिकार है कि वो बजट की ग्रांट, ग्रांट समझते हो आप? ग्रांट है खर्चा, खर्चे, इस पे सवाल उठा सकते हैं। इसीलिए ये कट मोशन लाए जा सकते हैं। तो कट मोशन सरकार के खर्चे की जो डिमांड है उसको कम करने के सुझाव है बेसिकली। समझ रहे हो कि भैया ये तो ज्यादा पैसे मांग रहा है, इसको कम करो। मतलब सरकार के किसी खर्च पे आपत्ति दर्ज करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम, हमको हिंदी में एग्जैक्ट मतलब ये पता था कि कट मोशन का मतलब ये होता है। ईमानदारी से बताओ जरा जल्दी। अब कट होती है तीन प्रकार की। पहली होती है पॉलिसी कट। ध्यान देना, इसे सांसद क्या कहते हैं? पूरे डिमांड को जीरो कर दो। पॉलिसी कट का मतलब होता है डिमांड को जो है जीरो कर दो। मैसेज क्या है इसमें? हम सरकार की पूरी पॉलिसी को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ पे सुन लो पहले अच्छे से, उसके बाद देखना। ठीक है, अब वो ठीक है, ₹1 मतलब जीरो कर दो इसको। बात ये है, बिल्कुल जमीन में मिला दो। मतलब डिफेंस बजट पे कोई एमपी बोले कि हम डिफेंस पॉलिसी ही गलत मान रहे हैं, इसलिए इसका पूरा खर्चा हटा दो, ये वाली बात है। ठीक है, पॉलिसी पूरा जीरो, पूरा खत्म। इकोनॉमी कट क्या होता है? इसमें सांसद क्या कहते हैं? डिमांड तो ठीक है, पर भैया खर्चा कम करो यार। ठीक है, एजुकेशन बजट 5,000 करोड़ का है, ऑपोजिशन कह रही है 4,500 करोड़ करो, क्योंकि 500 करोड़ ज्यादा है। आप इकोनॉमी, ई फॉर इकोनॉमी, एक्स्ट्रा हटाओ, हटाओ, एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दो। टोकन कट क्या होता है? डिमांड को 100 रुपए कम कर दो। मैम क्या मतलब हुआ इस बात का? ये एक सिंबॉलिक मूव है। सिंबोलिज्म समझते हैं आप? कोई है लिटरेचर का स्टूडेंट? सिंबॉलिक मूव है, कोई स्पेसिफिक समस्या को हाईलाइट करो। हेल्थ बजट में वैक्सीन पॉलिसी सही नहीं है, एग्जाम्पल। ऑपोजिशन टोकन कट लाएगी और डिमांड को 100 रुपए कम करके प्रोटेस्ट करेगी। दिस इज अ वे ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, टोकन टाइनी कट मतलब 100 रुपए, सिर्फ सिंबॉलिक है, ये याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? तो PET, पैक्ट, पॉलिसी इकोनॉमी टोकन। क्लियर होगी बात? कट मोशन बेसिकली क्यों लाए जाते हैं आप बताओ मुझे।
अरे भाई, सरकार की नीतियों पे क्रिटिसाइज करना है, खर्चे में थोड़ी पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए, सरकार को जवाबदेह बनाना है। रियलिटी क्या है, ये पास कम ही होते हैं क्योंकि आप जानते हैं सरकार मेजोरिटी में होती है। समझ में आ गई बात? थोड़ा स्माइल कर लो यार, क्या हो गया इसमें? 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स, इन पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। पहला होता है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। गवर्नमेंट की सारी इनकम टैक्स से होती है, लोन से होती है, प्लस एक्सपेंडिचर भी, वो यही है सब। कोई भी मनी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के खर्च नहीं हो सकता यहाँ से, याद रखना। डिफेंस बजट है, गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरी है, वो यही आती है। ठीक है, CFI कॉमन फंड ऑफ इंडिया, मतलब सब कुछ यही है। कंसोलिडेटेड मतलब नाम से पता चल रहा है, वैसे ही तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक अकाउंट 266 क्या कहता है? गवर्नमेंट यहाँ पे कस्टोडियन है, रिमेंबर दिस वर्ड। ट्रस्टी है, पैसा उनका खुद का नहीं है। जैसे PS है, आपका पैसा है वो, स्मॉल सेविंग्स है, आपका पैसा है वो। गवर्नमेंट इसको बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के भी रिटर्न कर सकती है, बिकॉज दिस इज बोरोड। ठीक है ना? कोई सिटीजन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जमा करा रहा है तो वो पैसा पब्लिक अकाउंट में आएगा, पब्लिक का पैसा। गवर्नमेंट सिर्फ ट्रस्टी है, रखवाली है मतलब गवर्नमेंट। कंटिजेंसी नाम से पता चल रहा है, आर्टिकल 267 अर्जेंट एक्सपेंसेस के लिए रखा हुआ है ये। अब इसकी कस्टोडियन पार्लियामेंट है क्या? जी नहीं, प्रेसिडेंट है। मैम ने 2 पे भी पार्लियामेंट लिखा था, टिक लगाया था, अब 3rd पे लिख के मैम ने क्रॉस लगा दिया था, तो इसका आंसर प्रेसिडेंट है। इसका अभी 500 करोड़ रुपए का है जो है कॉर्पस, करंट कॉर्पस, और पार्लियामेंट अप्रूवल बाद में ली जाती है। इससे अचानक पैसा निकाला जाता है, कैटास्ट्रोफिक कुछ हो गया, आपातकालीन खर्चा है, बाद में देखेंगे पार्लियामेंट से, पहले प्रेसिडेंट साहब कहेंगे चलो खर्चा करो। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा आपको, CPC। इसमें तो भूलने का कुछ है नहीं ऐसा मेरे हिसाब से। तो क्या क्या पढ़ा आपने अब तक? CFI सब पैसा यही है, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट सिर्फ रखवाली है, और कंटिजेंसी याद रहेगा आपको। ठीक है, अब ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ पुराने लेक्चर में कि राज्यसभा की पोजीशन क्या है। तो आप देखेंगे इक्वल स्टेटस दोनों का कहाँ पे है। ऑर्डिनरी बिल्स है, दोनों को पास करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है, दोनों को करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, दोनों को करने पड़ेंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा बड़ी कब है? मनी बिल्स में, आप जानते हैं सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ये सारी चीजें इसमें जो लिखी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। राज्यसभा 2 ही जगह बड़ी होती है, मैंने बताया भी था आपको कि स्टेट से जब लॉ बनाना है, प्लस ऑल इंडिया सर्विसेज, तो बताई गई थी आपको ये बातें। तो ये आप रिकैप कर सकते हैं और इनको दोबारा से पढ़ सकते हैं, पुरानी क्लास अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसी का फायदा है। आपको आगे डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दे और फिर वो कंप्लेन करे कि मैम ने वो नहीं समझाया। मैम ने समझा रखा है, आपने देख नहीं रखा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, आर्टिकल 105, ये क्या है? दीज आर स्पेशल राइट प्लस इम्यूनिटीज। आप MP हैं भाई, सांसद हैं, सांसद जी हैं। ठीक है, तो MPs और पार्लियामेंट को दिए गए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली और फ्रीली काम कर सकें। ठीक है, तो आर्टिकल 105 पार्लियामेंट का है और आर्टिकल 194 आपका स्टेट लेजिस्लेचर का है। उद्देश्य क्या है? MPs बिना डर दबाव के बोल सकें, काम कर सकें, थोड़ा थोड़ा अपना टोरा दिखा सकें। ठीक, टाइप्स क्या हैं प्रिविलेजेस के? कुछ कलेक्टिव होती हैं, कुछ इंडिविजुअल होती हैं। कलेक्टिव पूरे हाउस का अधिकार है, पूरा हाउस, ये पूरे लोकसभा राज्यसभा के लिए हैं। हाउस को क्या पावर्स हैं इसमें? अपना प्रोसीडिंग रेगुलेट करो, आउटसाइडर को बिना परमिशन अंदर मत आने दो, किसी को बुलाने अरेस्ट करने पे भी रोक है, और सीक्रेट सीटिंग भी आप रख सकते हो। मतलब कोई आउटसाइडर लोकसभा में बिना स्पीकर की अनुमति के गड़बड़ कर दे तो भैया हाउस तो सजा देगा ना उसे, मानोगे? तो कलेक्टिव मतलब कंट्रोल, पूरा कंट्रोल अपने अधिकार में है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी होती हैं कुछ, एक एक MP के भी तो कुछ अपने अधिकार हैं, हर MP के दिए गए राइट्स हैं। MPs को क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है कुछ लिमिट्स के साथ, कोई अरेस्ट नहीं है सेशन में, सिविल केसेस में 40 दिन लिमिट है पहले और बाद तक। ज्यूरी ड्यूटी से एग्जाम्पशन है, MP कोर्ट ड्यूटी नहीं करेगा कभी भी। राइट टू रिफ्यूज एविडेंस है, मतलब हाउस प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में एविडेंस नहीं देंगे जाके। अगर एक MP ने संसद में कहा पॉलिसी गलत है तो उस पे डिफेमेशन केस नहीं लगेगा, वैसे तो लग जाएगा ना मतलब, लेकिन वहां तो आपको काम करना पड़ेगा ना ऐसे। तो इंडिविजुअल मतलब इम्यूनिटी है ये MPs की। ठीक है, अब भैया जहां पे इम्यूनिटीज मिलेंगी वहां पे तो ब्रीच भी होगा उन प्रिविलेजेस का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कोई बिल्कुल एक लाइन में खड़े होकर काम करेगा। जब कोई आदमी पर्सन MP इन प्रिविलेजेस को तोड़ेगा तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहलाएगा। न्यूज़पेपर में गलत रिपोर्ट कर दी कि MP ने पार्लियामेंट में कुछ और कहा है, तो कोई MP पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की गलत इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है, गलत है कि सही है? ब्रीच मतलब रूल तोड़ना। ठीक है,
और कंटेम्प्ट क्या होता है? हाउस का अपमान करना। समझ रहे हो? अब क्या है, कोई एक्ट है या ओमिशन है जो हाउस की डिग्निटी और अथॉरिटी को इंसल्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको कंटेम्प्ट कहेंगे। कोई आउटसाइडर पार्लियामेंट को अब्यूज करे, एमपीज तो कामचोर हैं, फलाना ढिमाका, कोई ऑफिशियल पार्लियामेंट की समिति को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ना दे, तो वो भी बिल्कुल कंटेम्प्ट है। तो कंटेम्प्ट इज इंसल्ट ऑफ द हाउस, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है? तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नैरो कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो कंटेम्प्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो प्रिविलेजेस क्या क्या पढ़ा आपने? कलेक्टिव प्रिविलेजेस पढ़ी, इंडिविजुअल पढ़ी, और ये पढ़ा ब्रीच और कंटेम्प्ट पढ़ा। क्लियर है ये? याद? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं? एमपीज और हाउस के स्पेशल राइट्स हैं, याद रखना बिल्कुल क्लियरली। स्टेट लेजिस्लेचर, जो सेंटर में पार्लियामेंट है वैसे ही स्टेट्स में लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट हम पूरा पढ़ के आए हैं तो आपको याद रहेगा, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा थे, स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर होती है, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। बात समझना, जैसे इस 6 स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। ठीक है? अब इनको भी याद कराने की ट्रिक बताऊं क्या? बताओ, आप बता दो चलो। जरूरत तो है नहीं वैसे। अब स्ट्रक्चर क्या है स्टेट लेजिस्लेचर का? तो पहले हम विधानसभा देखेंगे। आर्टिकल 168 से 212 तक डील करता है इससे। लोअर हाउस है ये, फर्स्ट चेंबर कह सकते हैं इसको। जैसे सेंटर में लोकसभा है वैसी विधानसभा है। मेंबर्स कौन होते हैं भैया? विधायक जी हैं, यहाँ तो एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, आप जानते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं। एमएलएज की संख्या 60 से 500 रहती है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, जैसे गोवा में 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस के अलावा वही सारी पावर्स हैं। मनी बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असेंबली के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। असेंबली डिसॉल्व हो सकती है गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट रूल में। ठीक है? जैसे यूपी की विधानसभा सबसे बड़ी है, 403 मेंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है? तो असेंबली आम जनता के चुनाव से चुनी गई। ठीक है? विधान परिषद क्या है? काउंसिल क्या है? अपर हाउस है, सेकंड चेंबर है। परमानेंट बॉडी है वही 1 से इज इक्वल्स टू 2, 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है? मेंबर एमएलसीज होते हैं, ये आप जानते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं इसमें। ठीक है? मिनिमम 40 स्ट्रेंथ होती है। कॉम्पोजिशन आप जानते हैं, 1/3 अभी आएगा नीचे एमएलए इलेक्ट करते हैं, 1/3 लोकल बॉडीज से आते हैं, 1/12 टीचर्स होते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं। तो मैं टीचर, आप ग्रेजुएट, ऐसे याद कर लो। और लोकल बॉडीज एमएलए बैठे हैं। बाकी गवर्नर नॉमिनेट करते हैं लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, प्लस सोशल सर्विस से, एलएसए, एसएस, इनसे। अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में है हमने देखा। और काउंसिल हम समझ गए क्या है क्या नहीं है। तो कुछ इसमें बताइए, आपको पढ़ना है क्या? ये देखिए, ये सब मैं बता चुकी हूँ, पढ़ सकते हैं आप एक बार। सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। स्पीकर असेंबली के सेम होता है बिल्कुल, जैसे वहां पे हम पढ़ के आए हैं पूरा। ये रहे 5 स्टेट्स विद, ये रहा, मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ। ये टॉप 5 जी में आप देख सकते हो। और यहाँ पे काउंसिल का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? क्लियर हो गई चीज? तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट में एमपीज हैं, इनका एक छोटा ग्रुप है, छोटा सा इनका एक ग्रुप बन गया, जिसे किसी खास काम के लिए चुन लिया गया है। अब जैसे आप में से कुछ लोग अच्छे से कमेंट करेंगे तो उनकी एक कमेटी बना दूंगी। ठीक है? कि ये कमेंट करो कमेटी है, और ये सब बढ़िया सारे पूछे गए सवालों का कमेंट यहाँ पे करती है। मकसद क्या है ये मेरा? भाई, जिससे कि बाकियों का, आलसी बच्चों का, पहले ही बेचारे आलस में इतने परेशान है, उनका वर्कलोड कम हो और थोड़ा डिटेल्ड एग्जामिनेशन रहे। ठीक है? कौन मेंबर्स होंगे? एमपीज होंगे सारे, लोकसभा प्लस राज्यसभा के। कमिटीज 2 तरह की होंगी। अब एक तो होगी स्टैंडिंग कमेटी, जो कि परमानेंट है, और एक होगी एडहॉक, जो कि थोड़ा टेम्पररी है, स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे अभी आप लोग एडहॉक हैं। ठीक है? पीसीएस प्रीलिम्स तक का आपको मैंने जिम्मा दे दिया। चलिए, ठीक है? चलिए, अब आती है फाइनेंशियल कमिटीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमिटीज अपॉइंट और नॉमिनेट करते हैं स्पीकर या चेयरमैन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मिनिस्टर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल कमेटी, ये आप देख सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3, इन्हीं पे सवाल आता है। तो क्या है ये 3 मेन फाइनेंशियल कमिटीज हैं। पहली आती है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। चेयरपर्सन जानते हैं कौन होते हैं? अपोजिशन पार्टी से होते हैं ट्रेडिशनली।
मेंबरशिप है इनकी 22 मेंबर्स की, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। काम क्या है इनका? सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करना, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से सैंक्शन लिया, पैसा खर्च किया है नहीं किया, क्या किया है ये देखना। मतलब डिफेंस बजट में 1000 करोड़ रुपए थे, ठीक है, और गवर्नमेंट ने 1200 खर्च कर दिए, तो भैया एग्जामिन करेगी ये, ठीक है। पीएसी पब्लिक का अकाउंट, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। 1967 से ये चल रही है और 1919 एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया था। फिर आती है एस्टिमेट कमेटी, इसमें 30 मेंबर होते हैं, 22 से इसमें 30 हैं, और ये सभी लोकसभा के होते हैं। एस्टिमेट लोकसभा, एस्टिमेट लोकसभा, ये क्या करती है? गवर्नमेंट पॉलिसीज और खर्च के एस्टिमेट को स्टडी करती है, फिर उसमें रिफॉर्म्स बताती है। रेलवेज का खर्च एफिशिएंट या नहीं है। चेयरपर्सन हमेशा रूलिंग पार्टी के होंगे, और देखो टर्म इनका सबका 1-1 साल का ही है, तो वो क्या ही मतलब याद रखोगे इसमें। एक है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी 22 हैं, तो 22, 30, 22 सेम। गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं उनका कामकाज देखती है ये, ठीक है, जैसे एयर इंडिया, एलआईसी, ओएनजीसी, ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं ये देखती है। कुछ और कमिटीज यहाँ पे दी हुई हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज होती हैं 24। ये क्या है? ये हर मिनिस्ट्री को देखती हैं, ओवरसी करती हैं। पेटिशंस वाली होती है, प्रिविलेजेस वाली होती है, बिजनेस एडवाइजरी होती है, रूल्स कमेटी होती है, ठीक है, फिर हाउस कीपिंग है, ये सारी चीजें होती हैं। और देखो अटॉर्नी जनरल और वाइस प्रेसिडेंट भी मेंबर्स हो सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए अलग से लिखा हुआ है, और इसलिए मैंने ऐसे गोले बनाए हैं 4-5 जिससे आपको याद रहे, ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट्री फोरम पे। अब सेम, ये कमिटीज में भी ग्रुप था, यहाँ पे भी आपका एक ग्रुप बन गया है, एक फोरम बना लिया आपने। एमपीज का ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करेगा। अब एक ग्रुप बना लो आप कि मैम में कमियां निकालनी है, पढ़ाने के तरीके को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे हम बैठ के, तो वो ग्रुप देखना बहुत अच्छा काम करेगा, फोरम बना लेगा वो एक बढ़िया सी ठीक है, जस्ट किडिंग, जस्ट टू मेक यू लाफ, टू मेक यू हैप्पी, सी आई एम डूइंग अ लॉट। तो फोरम्स ये होती हैं, ये स्पीकर या चेयरमैन, आप स्पीकर मैं हूँ आपकी क्लास की कि नहीं, आई एम द वन हु स्पीकिंग, आप तो सिर्फ लिख सकते हैं। तो स्पीकर या चेयरमैन सेटअप करेंगे, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के एमपीज होंगे। अभी 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, और सबसे पहला फोरम बना था पानी वाला 2005 में, याद रख सकते हैं आप। स्पीकर लोकसभा के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेंगे सारे फोरम्स के। एक्सेप्शन है पार्लियामेंट्री फोरम जो पब्लिक हेल्थ का है, पब्लिक हेल्थ वाला, उसमें राज्यसभा के रहेंगे, ठीक है, और स्पीकर एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट रहेंगे। 31 मेंबर से ज्यादा इसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक, और 21, ये सब नहीं पूछेगा कोई, मैक्सिमम याद रखो बस, ठीक है। अब आ गया पार्लियामेंट्री ग्रुप। मैम ने तो कमेटी को भी ग्रुप बता दिया है, फोरम को भी ग्रुप बता दिया है, ग्रुप को भी ग्रुप बताएंगी, ठीक है। ये ग्रुप इनफॉर्मल है, ठीक है जी, ये आउटसाइड पार्लियामेंट काम करता है। मेन पर्पस है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन, प्रमोट्स इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस, आईपीजी करके जो ग्रुप है, मतलब कि जैसे स्कूल में आप इंटर स्कूल डिबेट के लिए जाएं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्स, और भैया बाकी देशों की भी तो पार्लियामेंट बैठी हैं, हम ही तो थोड़ी हैं। तो ग्रुप, ये ग्रुप है ग्लोबल, ठीक है। ये ग्रुप क्या करेगा? ये अमेरिका से, लंदन से अपने दोस्तों को भी कहेगा आओ आके पीसीएस की तैयारी करो, मैम तैयारी करा रही है, ऐसे आज, ठीक है। अब स्पीकर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेंगे ही, जाहिर सी बात है, और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के और डेप्यूटी चेयरमैन एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। अब इतने नीचे तक तो कोई नहीं जाएगा, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कमिटीज में आपने याद करा पैको, करा था याद, पैको, एक मुझे अभी दिमाग में आई ये बात। पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फोरम्स को याद करना है आपको WYCP से, वाटर, यूथ, चिल्ड्रन, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। और ये जो ग्रुप है ये ग्लोबल है, ये बाकी देशों से भी आह्वान लगाएगा कि आओ आके यहाँ पे सीटें भरो, हमें मत क्लियर करने दो पेपर, तुम ही आ जाओ यहाँ, ठीक है जी। तो कमिटीज सारी हो गई, फोरम्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, सारी चीजें हमारी ये यहाँ तक प्रिपेयर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये तैयारी आपकी हो सकती है इसकी भी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट डील करता है आर्टिकल 124 से 147, आप जानते हैं बॉस हैं ये, बिग बॉस, ठीक है। और सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं। कॉम्पोजिशन क्या है इनका? CJI टॉप पे प्लस बाकी के जजेस। अभी कितने हैं? अभी देखिए आप, CJI प्लस 33, CJI प्लस 33, CJI प्लस 33, 33 और जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अपॉइंटमेंट कौन करता है, यही सुन लो पहले सारी बात, सिर पढ़ना। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। भारतीय नागरिक होंगे, हाई कोर्ट के जज रहे होंगे 5 साल तक, या हाई कोर्ट एडवोकेट 10 साल तक, या फिर प्रेसिडेंट माने कि भैया कमाल के जूरिस्ट हैं ये तो। रिटायरमेंट एज है 65, 65। इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं इनको। ऐसे ही हाई कोर्ट में 214 से 231 तक होते हैं, ये हर राज्य के या फिर एक राज्य से ज्यादा के भी जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के जज होते हैं। इनकी रिटायरमेंट एज 62 है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है, हाई कोर्ट की कम है, तो भैया वो बड़ा भी तो है, तो वो बाद में रिटायर होंगे, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेशन हुआ था, और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस किया था 1950। अब ये प्रिवी काउंसिल पता है आप में से किसी को क्या था? देखो, प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन का एक पुराना सलाहकार और न्यायिक निकाय था। मतलब किंग या राजा या रानी का एडवाइजरी बॉडी थी, और साथ ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था, तो उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे। तो अभी कौन है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी देश, कॉलोनी, जैसे ये सब फैसले करते हैं, तो यहाँ पे उस टाइम पे ये लोग करते थे फैसले, ठीक है। और 1726 में ये जो है इसको बनाया गया था कोर्ट ऑफ अपील, और फिर आप जानते हैं 1950 में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया था, तो यही बन गए थे। यहाँ पे कौन होते थे? ब्रिटिश जज होते थे, लॉर्ड्स होते थे, और कौन होता होगा आप ही बताओ, ठीक है। तो मतलब प्रिवी काउंसिल वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये मत बोलना कि वो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट था, गलत हो जाएगी बात। अब यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट है। बात समझ रहे हो? अब ये 1862 में आया हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, बीसीएम, ऐसे याद कर लो। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन मैंने बताया ना आपको, ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है, वो 7th अमेंडमेंट से आया था, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। कॉम्पोजिशन अपॉइंटमेंट आप देख चुके हो, क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ, और ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इनको गवर्नर दिलाते हैं। 65, 62, बस यही दो चीजें याद रखनी है, टेन्योर वेन्योर नहीं पूछेगा कोई भी। रिमूवल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इनकी ना कुछ जुरिस्डिक्शंस होती हैं, यहाँ पे एक्टिंग, एडहॉक और रिटायर्ड जज होते हैं। देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्टिंग, अगर मुख्य सीजीआई नहीं है किसी वजह से, एडहॉक कोरम नहीं बन पा रही है, तो सीजीआई कहेंगे किसी हाई कोर्ट के जज को कि आ जाओ भैया हमारी नफरी पूरी कर दो। रिटायर्ड सीजीआई रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड या एससी सुप्रीम कोर्ट जज से कि आप थोड़ा सा जज की तरह एक्ट कर लो कुछ दिन के लिए। एक्टिंग मतलब इसलिए बता रही हूँ मैं, रिटायर्ड को ऐसा बोल सकते हैं कि आप आके जगह फिल कर लो। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, गवर्नर नहीं कर रहे हैं, बस यही खेलेगा वो, गवर्नर नहीं है, याद रखना। ज्यूरिसडिक्शंस की बात करें अगर, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है आर्टिकल 131, सीधा सुप्रीम कोर्ट। सीधा, ओरिजिनल मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकता है केस। स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है तो कोई जरूरत नहीं हाई कोर्ट जाने की, सीधा इनके पास जाओ, ठीक है। ओरिजिनल, ओरिजिन जहां से ओरिजिन है, डायरेक्टली वहीं चले जाओ। रिट ज्यूरिसडिक्शन सारी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, एचएमपी सीक्यू। इस लेक्चर में बच्चे बताएंगे एचएमपी सीक्यू क्या है, बताओ जल्दी। जो नए बच्चे हैं उनके सामने थोड़ा वो दिखाओ अपना, ठीक है। एचएमपी, हैप्पी मैरिड कपल, क्या है ये बताओ जरा फटाफट। एपेलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, ठीक है। एडवाइसरी जुरिसडिक्शन क्या होती है? प्रेसिडेंट किसी मैटर पे एडवाइस मांग सकते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट जो था ना, उसमें ऐसा यूज किया गया था। सुपरवाइजरी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट पूरे जुडिशियल सिस्टम को आप जानते हैं कंट्रोल करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू मैं आपको पहले भी अच्छे से समझा चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, भी फिर से समझा दूंगी, आप देख लेना। ऐसे ही हाई कोर्ट का आता है ज्यूरिसडिक्शन, ये रहा। ओरिजिनल मतलब कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट के पास, जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, आप डायरेक्टली जा सकते हो, मतलब अपील से नहीं, डायरेक्टली यू कैन गो देयर। रिट्स आप जानते हैं 226, हाई कोर्ट की रिट बड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट की रिट से, ये भी हमने पढ़ा था। एपिलेट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स की अपील कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है। और सुपरवाइजरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे सुपरिटेंडेंट्स का नाम होता है सुपरवाइजरी, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड आता है, एक सेकंड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ दिया हुआ है? हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इनके डिसीजंस इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट्स।
मतलब फ्यूचर केस के लिए बाइंडिंग होते हैं। अगर कोई कोर्ट के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उस पे। जजमेंट्स आर प्रेसिडेंट्स कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट। ठीक है, मतलब जो भी इनके डिसीजन है वो प्रेसिडेंट बन गया, फ्यूचर केसेस पे भी बाइंडिंग है वो उस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अब तक क्लियर हो गई होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज बुजुर्ग होते हैं 65 साल के, हाई कोर्ट के छोटे होते हैं। ट्रांसफर का आर्टिकल दे रखा है, एक दूसरे कोर्ट पे सुपरिटेंडेंस का दे रखा है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिए एक बारी, जस्ट फॉर योर वो है ये कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, बाकी डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे। जुडिशियल रिव्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ टर्म, मैंने यहाँ पे टॉपिक इसलिए एक बार फिर से उठाना सही समझा क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें डिफरेंस पता है क्या आपने? कोर्ट के पास एक ऐसी पावर है जो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली या एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन या लॉ को जांच सके, स्क्रूटनी कर सके। ठीक है, लेकिन क्या जांचेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस 1973 का, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब जजेस रिव्यू लॉज, जजेस रिव्यूज लॉज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका यूज करता है और हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज करते हैं। मतलब क्या होता है इसका, सुनना बात। ये दोनों कॉन्सेप्ट जुड़े किससे हुए हैं? आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इसका जन्म हुआ था जापान में। अगर पार्लियामेंट, ध्यान से सुन, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और गवर्नमेंट ने उसके अनुसार किसी की लिबर्टी छीन ली, वैलिड माना जाएगा चाहे वो लॉ अनजस्ट हो, अनफेयर हो। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि क्या सही प्रोसीजर फॉलो हुआ था, कानून के अनुसार प्रोसीजर फॉलो हुआ था तो ठीक है। समझ हो गई बात? अगर पार्लियामेंट ने कठोर लॉ बना दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से अरेस्ट कर दिया, तो भैया कोर्ट रोक नहीं पाएगा क्योंकि प्रोसीजर फॉलो हुआ है सही तरीके से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ये पैदा हुआ था अमेरिका में। कोर्ट न सिर्फ ये देखेगा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है, बल्कि ये भी चेक करेगा, चेक लगेगा यहाँ पे कि खुद लॉ कैसा है, क्या वो फेयर है, क्या वो जस्ट है, क्या वो रीजनेबल है। यानी अनफेयर आर्बिट्री लॉ खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देख लो, इंडिया में नैरो है ना स्कोप यूएस से। ये अपने आप, मैंने इसलिए आपको ये पहली लाइन नहीं समझाई कि आपको ये समझ आ गया तो आप अपने आप अप्लाई कर लोगे इसको। अगर कोई लॉ कहता है कि किसी को बिना कारण अरेस्ट करके 10 साल जेल में रख सकते हैं, ऐसा लॉ बना सकती है ना पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये लॉ को हटाओ इसे सबसे पहले, बाकी बात तो बाद में देखेंगे। तो इंडियन प्रोसीजर अगर मैं आपको बताऊं, ए के गोपालन केस आया था 1950 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करता है सिर्फ, लेकिन लेकिन आ गया अब यहाँ पे, मेनका गांधी जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा है। अब कोर्ट देखता है कि लॉ कैसा है, यानी अब प्रैक्टिकली इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू है ब्रॉडर सेंस में, लेकिन हम यूज यही करते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बता दिया, प्रोसीजर दोनों में समझ में आ गया आपको। प्रोसीजर वाला जो है इसमें प्रोसीजर चेक होगा, फॉर्म चेक होगा, इसमें फॉर्म भी चेक होगी और आपकी फेयरनेस भी चेक होगी। समझ में आ गई बात इतनी? मेरे हिसाब से तो यार आ गई होगी। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, छोटे छोटे से थोड़े टॉपिक से इन्हें भी निपटा लेते हैं। क्या होता है ये? ऐसी याचिका है, लिटिगेशन क्या होता है? याचिका है जब कोई पर्सन या संस्था पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में दाखिल करे, भले ही उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, मतलब ये सोशल सर्विस वाले आ जाए सब और वो कुछ करें। नॉर्मली कोर्ट में केस वही दायर कर सकता है जिसे खुद की दिक्कत हो, जिसे खुद दिक्कत हो। इसी को तो कहते हैं लोकस स्टैंडी, सुना होगा आपने ये वर्ड। भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स टूटे हैं तो मैं जाऊंगी, लेकिन पीआईएल इस रूल को रिलैक्स कर देता है। अब कोई भी सिटीजन, एनजीओ, सोशल वर्कर, आप, मैं, कोई भी किसी और के अधिकारों की रक्षा के लिए केस डाल सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सरल शब्दों में पीआईएल जब कोर्ट में केस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए लड़ा जाए तो उसको कहते हैं पीआईएल। कैसे आया था ये? 1780s कितने टाइम पे जुडिशरी में से डेवलप किया गया था। जस्टिस पीएन भगवती
और वीआर कृष्ण अय्यर सुप्रीम कोर्ट के थे ये, इन्होंने ये किया था। और एक केस आया था बड़ा फेमस, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस था। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स सालों से जेलों में बंद थे, पीआईएल से उन्हें रिलीज कराया गया था। इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन दाखिल कर सकता है आप बताई देंगे। ठीक है, कोर्ट खुद भी दाखिल कर सकता है, जिसको सुओ मोटो कहते हैं। खुद भी, अगर लिखा है कि इट कैन बी फाइल्ड सुओ मोटो तो सही मार्क कीजिएगा। दायरा बहुत बड़ा है इसका, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट और कंज्यूमर, विमेन, चाइल्ड, और बताओ ईडब्ल्यूएस, सब में ये दाखिल हो सकता है। ठीक है, पीआईएल के फायदे बिल्कुल भाई, पुअर और डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को न्याय मिलेगा, जुडिशरी का रीच बढ़ेगा, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मिलेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ आ गई बात। अच्छा, अब इसमें मिसयूज भी होते ही हैं, आप जानते हैं। फ्रिवोलस पिटिशंस आ जाती हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा आ जाता है, कोर्ट्स पे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है कि पीआईएल पब्लिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। जनहित में जारी बोलते हैं ना, वो है पीआईएल। फिर आपका आता है ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्वासाई जुडिशियल बॉडीज होती हैं, क्वासाई जुडिशियल, जिन्हें स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। टैक्स हो गया, कंपनी के लॉज हो गए, या फिर सर्विस मैटर्स हो गए, इसलिए बनाया गया है। पार्लियामेंट इन्हें जुडिशरी का बर्डन कम करने के लिए बनाता है। आप जानते हैं, पर बर्डन कम हो कहाँ पा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली है क्या ये? बिल्कुल। 42nd अमेंडमेंट 1976 से इनको जोड़ा गया था, आर्टिकल 323 ए और 323 बी। ए है ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और बी फॉर दूसरे मैटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल है सीएटी 1985 का है ये, सर्विस मैटर्स के लिए, और एनजीटी एनवायरमेंट केसेस के लिए, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स टारगेटेड कोर्ट हैं, ये टारगेटेड कोर्ट। याद हो जाएगा भैया, हो रहा है याद, यही ये बोलो कि मैम याद हो गया, वो नहीं जाएगा, हो गया, कहाँ हैं आप, ऐसे बोलो। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? स्टेट जुडिशरी के नीचे के कोर्ट्स जो डेली जस्टिस देते हैं, डेली जस्टिस। अब मैम बाकी लोग क्या कभी कभी देते हैं? मतलब है कहने का कि एक हायरार्की है, रेगुलेट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये आर्टिकल रेगुलेट करता है। डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट टॉप पे होता है, उसके नीचे सिविल कोर्ट होते हैं, प्लस क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, सेशन जज बैठते हैं, फिर विलेज लेवल पे न्याय पंचायत आती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट आप जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट से होता है यहाँ पे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, नालसा जिसको बोलते हैं, क्या है ये? फ्री लीगल एड देने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि एक्ट से आई है, याद कर लो। और आर्टिकल 39 ए डीपीएसपी के, ट्रिक यहाँ पे कमेंट करके बताओ जो बच्चे पुराना लेक्चर मेरा देख चुके हैं, बताओ जरा। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीक। ठीक है, इसके चीफ पेट्रॉन कौन होते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई गरीब व्यक्ति वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये लोग फ्री में वकील उपलब्ध कराएंगे उनको। ठीक है, तो नालसा याद रखना। लोक अदालत नाम से पता चल रहा है, इट इज पीपल्स कोर्ट। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, एडीआर। चीप प्लस स्पीडी जस्टिस, बाइंडिंग डिसीजन होते हैं कोर्ट के जैसे, कोई अपील नहीं होती इनमें, कोई फी नहीं होती। ठीक है, बाइंडिंग होते हैं, नॉट अपीलेबल। ये भी स्टैट्यूटरी स्टेटस रखते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं परमानेंट लोक अदालत, पीएलए। ये विशेष प्रकार की अदालतें हैं जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए होती हैं, 2002 में आई थी, ये भी स्टैट्यूटरी हैं। ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स, इन सब के लिए है ये। यहाँ कॉन्सिलेशन प्लस अगर सेटलमेंट ना हुआ तो पीएलए खुद भी डिसीजन दे सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिस्प्यूट ज्यादातर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, फैमिली कोर्ट्स आप जानते हैं, प्यार मोहब्बत के किस्से सुलटाते हैं ये, फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए होते हैं। भाई फैमिली में तो प्यार होता ही है ना, अब वो अलग बातें, झगड़े हो गए। फैमिली कोर्ट्स एक्ट था एक 1984 का, उसके तहत ये बने थे। मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, फैमिली फॉर लव डिस्प्यूट्स हैं मेनली, तो इसमें आप जानते ही हैं हस्बैंड वाइफ डिवोर्स केसेस ही चलते हैं ज्यादातर फैमिली कोर्ट्स में। ग्राम न्यायालय, ये रूरल एरियाज के लिए विलेज लेवल कोर्ट्स हैं। एम आई क्लियर? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से ये आए थे। जस्टिस एट पीपल्स डोर स्टेप, बिल्कुल घर बैठे जस्टिस लीजिए आप। ठीक है, इसमें मोबाइल कोर्ट्स भी होती हैं, अच्छी बात है ये। प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? न्यायाधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट का
अपॉइंट करती है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। लाइन याद रख लेना थोड़ी सी, ठीक है। एम क्या है इसका? सेटल करना डिस्प्यूट्स, आपसी बातचीत। आओ मिल के बैठ के बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपील्स टू कोर्ट ऑफ सेशंस, और भाई 6 महीने में मतलब इनको सुलटाओ। अब इनको लेके बैठे रहेंगे तो बाकी तो काम कुछ हो ही नहीं पाएगा जिंदगी का, ठीक है जी। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? काफी कुछ पढ़ लिया। ग्राम न्यायालय तक आप आ गए हैं। लोकल गवर्नमेंट वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो एक अंदाजा भी लग जाएगा आपको। अभी तक आपने जितनी चीजें की हैं प्लीज रिवाइज कर लीजिए। इकोनॉमी का भी इकोनॉमी बूस्टर स्टार्ट हो गया है। बूस्टर सीरीज में इकोनॉमी करा रहे हैं सौरभ सर, ग्रंथ वाले सौरभ सर। सौरभ सर नहीं कहिएगा उनको, सिर्फ ग्रंथ वाले सौरभ सर और अंशुल सर कहिएगा, ठीक है। और क्विज कीजिए प्लीज। ख्वाहिश मैम करा रही हैं, बाकी के मेरे ख्याल से ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया, आप चेक कर लेना। और सब रिवाइज करते रहो अच्छे से। मैंने क्या बताया था, 90% से ज्यादा चीजें यहाँ से तैयार हो जाएंगी। तो इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है इन लेक्चर्स का। मतलब आप मानिए बहुत जेम्स हैं ये, खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक। तो इन जेम्स का इस्तेमाल कीजिए और बढ़िया से एग्जाम दे के आइए, हंसते मुस्कुराते। कोई लोड नहीं लेना है। आप में से कमेंट करते हैं मैम टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। अरे भैया, प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करते हो आप? टेंशन की टेंशन बन जाओ, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। भगवान का नाम लेके जुट जाओ बस, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, मजे से रहिए। थैंक यू सो मच।